गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पवन के बारे में, अर्थात जो हवाएं होती है उन हवाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो पवन क्या होती है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। उच्च वायु दाब क्षेत्र कहाँ होता है? जहाँ जहाँ हवाओं का भार होता है, अर्थात जहाँ ठंड ज़्यादा रहती है। निम्न वायुदाब कहाँ रहता है? जहाँ सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है तथा जहाँ हवाओं का वजन कम रहता है। तो जो हवाएं चलती है वो उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र है वहाँ पर उसको भरने के लिए जो उच्च वायुदाब क्षेत्र है उस तरफ से हवा गति करती है। ठीक है, तो पवन का अर्थ क्या हुआ? उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जो हवाओं की गति होती है उसे हम पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। देखिए, वैसे हम अगर पवन को देखें तो पवन दिखाई नहीं देती, लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं। जैसे सड़क पर जो पत्तियां पड़ी रहती है वो हवा के साथ में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। और बात करते हैं अपन बड़े बड़े जो तूफान आते हैं उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो पेड़ पौधे जड़ से उखड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। अर्थात कभी कभी इसकी जो गति है वो तेज हो जाती है तो इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। हम खुद महसूस कर सकते हैं जब तेज गति से हवा चलती है, तेज गति से पवन चलती है तो जो छाता होता है वो लेकर हम नहीं चल सकते। ठीक है, 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है, अर्थात जो पवन होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। अब देखिए वो 3 प्रकार पढ़ेंगे हम कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये जो तथ्य दे रखा है उसके बारे में। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं, अर्थात जो उसकी गति होती है जिस स्थान की तरफ से या जिस दिशा की तरफ से वो आती है उसी स्थान या उसी दिशा के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे पश्चिम की तरफ से कोई पवन आ रही है तो उसका नाम हो जाता है पश्चिमी पवन। इसके बाद देखेंगे हम जो पवनें हैं वो कौन कौन सी है। वैसे मैंने आपको बता रखा है कि पवनें 3 प्रकार की होती है, तीनों को मैंने आपको समझाया भी है। दोबारा से आप देखिए, सबसे पहली पवन होती है उसे बोलते हैं स्थायी पवन। जो पहली पवन है उसे बोलते हैं स्थायी पवनें। अब स्थायी पवनें क्या होती है? तो स्थायी पवनों का मतलब होता है व्यापारिक। पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। अर्थात वे पवनें जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा और निश्चित गति से चलती है उसे स्थायी पवन कहा जाता है। अर्थात एक निश्चित गति से और एक निश्चित दिशा की ओर से जब कोई पवन चलती है और पूरे वर्ष एक जैसे ही चलती रहती है तो उसे हम स्थायी पवन कहते हैं। दूसरी पवन है मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, अर्थात जैसे सर्दी के समय अपनी दिशा अलग कर देती है, गति अलग कर देती है। गर्मी के समय अपनी दिशा और गति अलग कर देती है। वर्षा ऋतु में अपनी दिशा और गति अलग कर देती है। इसका मतलब है ये मौसम के अनुसार चलती है, इसीलिए इसे मौसमी पवनें कहते हैं। भारत के जो मानसूनी पवनें हैं वो इसका उदाहरण है, अर्थात जो भारत में जो वर्षा कराने के लिए जो मौसमी पवनें आती है वो इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद में देखिए जो तीसरी पवन है वो है स्थानीय पवनें।
ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है, अर्थात हमेशा नहीं चलती, लेकिन कुछ ही समय होता है वर्ष भर में, कुछ ही समय ऐसा होता है, और उस वर्ष के भी एक जो दिन होता है उस दिन के किसी एक छोटे से अंश में या किसी एक दिन में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर, अर्थात स्थल और समुद्री समीर होती है। उदाहरण के लिए स्थल और समुद्री समीर, क्या आप भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे हम लू कहते हैं। अर्थात हमारे जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में जो हवा चलती है, जो स्थानीय हवा है, और उसका नाम क्या है? लू। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में जो गर्म हवा चलती है वो क्या है? एक स्थानीय पवन है। अब देखिए पवनों की स्थिति दिखाई गई है, जिसमें सबसे पहले ये जो हवाएं ऊपर की तरफ 90 डिग्री है, नीचे की तरफ भी 90 डिग्री है। अब देखो इसमें हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ दे रखा उच्च वायुदाब। उच्च वायुदाब कहाँ पर होगा? जहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, बर्फ़ हमेशा जमी रहती है और सूर्य का प्रकाश तिरछा होता है, तो अधिकतम समय ठंड रहती है, बर्फ़ जमी रहती है, उसके कारण यहाँ पे उच्च वायुदाब बनता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये निम्न वायुदाब बनता है। यहाँ पर निम्न वायुदाब बनता है तो फिर हवा कैसे चलेगी? ध्रुवों से, और हम कह सकते हैं विषुवत रेखा की ओर चलती है। ठीक है, आर्कटिक, ये जो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसकी तरफ ये रेखा चलती है, अधो ध्रुवीय निम्न दाब की तरफ चलती है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर निम्न वायुदाब है, और फिर यहाँ पर क्या है? उच्च वायुदाब है। यहाँ पर फिर क्या है? उच्च वायुदाब है। तो हवाएं कैसे चलेगी? वो चलेगी फिर ये उत्तर सॉरी दक्षिण से उत्तर की ओर चलेगी। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाएं चलेगी। ठीक है, इसके बाद में देखिए कर्क रेखा और भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में भी अंतर आता है। देखो यहाँ पर क्या होता है? निम्न वायुदाब होता है, क्यों? गर्मी ज़्यादा होती है, तो भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब होता है। और ये जो मकर रेखा है और जो कर्क रेखा है, अपेक्षा इधर क्या होता है? थोड़ा उच्च वायुदाब होता है, तो दोनों तरफ से हवाएं चल रही है। इसके बाद में उपोष्ण उच्च दाब, इससे जो सनातन पछुआ पवनें हैं वो फिर वापस वैसी गति हो जाती है जैसे यहाँ पे ये जो स्थिति है वैसी स्थिति इधर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद में है चक्रवात, अर्थात जो चक्रवात है वो चक्रवात क्या होते हैं? चक्रवात को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।